गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा एंड हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया था ईच एंड एवरी पॉइंट। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको अवेलेबल है, जाके एक बार फिर से रिकैप कर लीजिएगा अगर नहीं आया तो। और आई एम 100% श्योर आ ही गया होगा, फिर भी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे नीचे कमेंट्स में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कूलम लॉ। अब कूलम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये तो अभी 10th में 12th पढ़ना है, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको इसमें हमारी क्लास में डेफिनेशन है व्हाट इज वन कूलम। तो व्हाट इज वन कूलम तभी समझ में आएगा जब हम कूलम लॉ पढ़ेंगे। कूलम लॉ बहुत छोटा सा एक लॉ है जो बेसिकली आपसे मिलता रहता है ग्रेविटेशन लॉ से, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई इसमें नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा चीज है, आपको समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। कूलम्स लॉ, कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था और चार्जेस के ऊपर बनाया था। क्या बनाया था, इसको थोड़ा सा फोकस करने के लिए फोकस कीजिए बोर्ड पे। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चार्ज प्लेट है, लेट दिस इज अ चार्ज प्लेट, ठीक है, और ये भी एक चार्ज प्लेट है, ठीक है। बेसिकली कूलम लॉ दो पॉइंट चार्ज पे होता है। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, जो किसी एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पर लोकेटेड है। अब इस पे लगने वाला फोर्स कैसे कैसे डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिपेंड नहीं करता है, इसको हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए इसके एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। इतना समझ लीजिए, दो पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, यूनिट नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, इनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। हम मान के चल रहे हैं दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 और Q2, और वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। r डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है जो आप मान के चलिए। अब इसको समझने के लिए ये कैसे फॉलो करता है, मैंने लिया एक प्लेट, चार्ज प्लेट, उसको यूनिट डिस्टेंस पे दूसरे चार्ज प्लेट को रखा। अब मान लीजिए इस चार्ज प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को मेजर करने के लिए मैंने एक गेज मीटर लगा दिया जो इस फोर्स को मेजर करेगा। हल्का सा भी फोर्स आएगा तो ये गेज फटाफट उसको क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। जैसे हम लोग वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो जैसे हम उसको पैर रखते हैं वेट मेजर कर लेता है, वैसे ही हल्का सा भी फोर्स आएगा, इतना सेंसिटिव है कि हल्का सा भी फोर्स को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। बहुत सेंसिटिव गेज मीटर हमने लगा दिया इस पे। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मैंने मान लिया कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2। ये भी कितना है, 2, और डिस्टेंस इनके बीच में है 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट, 1 मीटर मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर मैं बोल ले रहा हूं, 1 यूनिट, ठीक है। ये 2 यूनिट चार्ज, ये 2 यूनिट चार्ज। तो उसने, न्यूटन ने देखा लगने वाला फोर्स जो था वो कितना था, 4। लगने वाला फोर्स कितना था, 4। ये 2 और ये 2, तो उसको लगा कि फोर्स जो है वो कैसे रूल प्ले कर रहा है कि दिस इज 2 एंड दिस इज 2, 2 2 कितना हो गया, 4, तो 4 आ गया। तो उसको लगा Q1 प्लस Q2, ये वाला रूल चल रहा है। लेकिन उसने क्या किया, फिर इसको कर दिया 3 और फिर इसको कर दिया 3। जैसे ही इन दोनों को 3 और 3 किया, लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 9। लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 9। होना चाहिए क्या, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, बट हुआ कितना, 9। मतलब उसको पता चला कि ये एडिशन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। एडिशन रूल मतलब फोर्स Q1 प्लस Q2 वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। फिर उसने क्या किया, इसको कर दिया 4, इसको भी कर दिया 4। अब ये कितना हो गया भाई साहब, होना चाहिए था इसको 8, ये हो गया 16। तो इसको समझ में आया कि जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2। फिर एक फर्स्ट चीज ने पता की, उस चीज को उसने नोट कर लिया कि लगने वाला कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 इंटू Q2। कैसे चेक किया, इसके थ्रू, क्योंकि जब वो 2 2 कर रहा था कितना आया 4, तो उसको लगा Q1 प्लस Q2 कर रहा होगा। फिर उसने 3 3 रखा, जैसे 3 यूनिट चार्ज रखा, 3 यूनिट, तो आना चाहिए 6, आया कितना, 9। 9 3 इंटू 3 होता है, 3 प्लस 3 तो नहीं होता है। फिर उसने 4 4 रखा, तो उसको लगा आना चाहिए था 8, आया 16। मतलब समझ में आ गया कि लगने वाला जो इसका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जितना चार्ज होगा उसका प्रोडक्ट जो भी आएगा वो उस पे फोर्स लगाएगा, किस पे, इस बॉडी पे, दोनों बॉडी पे, ठीक है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। दूसरा चीज ने क्या देखा कि अगर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस, उसको अगर वो डबल कर देता है,
तो जैसे ही वो इनको डबल कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसने डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स 1/4 टाइम्स कम हो गया। फिर उसने डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स 1/9 टाइम्स कम हो गया। मतलब उसने देखा कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ा रहा है फोर्स उसके स्क्वायर मल्टीपल में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। ये दो चीजें नोट की। पहली चीज क्या नोट की उसने, कि लगने वाला फोर्स प्रोडक्ट है किसके, Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। जैसे अपन ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, याद है आपको, m1 इंटू m2 और 1/r², तो दोनों मिलाकर हमने लिखा था F = G m1 m2 अपॉन r²। वैसे ही उसी से मिलता जुलता है बिल्कुल। तो कूलम्स ने क्या क्या कहा, कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, कैसे चार्ज होने चाहिए, स्टेशनरी चार्ज होते हैं, दे आर नॉट मूविंग। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसने नोट किया था। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब ये पॉइंट 2 हुआ, ये पॉइंट 1 हुआ, दोनों को अगर उसने मर्ज किया तो क्या बना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल हम लिखते नहीं है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इस टू लाने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो उसने इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को लाया 1/4πε0, इसको बोलते हैं ε0। दिस इज अ परमिटिविटी, ये हम 12th में पढ़ेंगे। ये बेसिकली डिपेंड करता है मीडियम पे, जैसे जैसे मीडियम चेंज करते हैं फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये क्लास 12th में पढ़िएगा। अब ये जो कांस्टेंट है बच्चे, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। यही 9 इंटू 10 की पावर 9 कहां से आया, इसको बताने के लिए मुझे पूरा समझाना पड़ा, क्योंकि जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा व्हाट इज 1 कूलम तो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। वो कहां से इंट्रोड्यूस हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ये आया 1/4πε0 की ये वैल्यू है। ठीक है, परमिटिविटी की भी एक वैल्यू होती है 8.85, तो वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि क्लास 12th में है, इतना अपने को नहीं करना है, अपने को बस यहां तक लेके आना है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया आपका कूलम लॉ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं समझाता हूं व्हाट इज 1 कूलम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को मर्ज किया, एक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट था 1/4πε0, इसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 की पावर 9। एज इट इज इसको नोट कर लीजिए। देन वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज 1 कूलम। अभी हमने पढ़ लिया है कूलम्स लॉ क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कूलम्स लॉ इसलिए पढ़ा है मैंने बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज में पढ़ा है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अब कोई भी किसी का भी एसआई यूनिट अगर आपसे पूछेगा तो वो हमेशा बोलेगा कि आप उसका डिफाइन करो। जैसे हम पढ़ते थे फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो हमको डिफाइन करना पड़ता था व्हाट इज 1 न्यूटन। हम पढ़ते थे एनर्जी की यूनिट जूल, तो हमको डिफाइन करता था व्हाट इज 1 जूल। पावर की यूनिट हमने पढ़ा वाट, तो हमें डिफाइन करना पड़ता है 1 वाट। सेम ऐसे ही है कि अगर हमने पढ़ा है चार्ज की यूनिट कूलम है, तो वो हमसे पूछेगा कि व्हाट इज 1 कूलम। सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन व्हाट इज 1 कूलम। अब व्हाट इज 1 कूलम अगर मैं आपको सीधा बताऊंगा तो आपको पूरा रटना पड़ता, इसलिए रटना ना पड़े इसके लिए मैंने आपको कूलम्स को थोड़ा समझा दिया। अब मान लीजिए दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 और वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मैंने पहले बताया था कि फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू 9, ये कांस्टेंट की वैल्यू से 9 न्यूटन की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर इस Q1 की वैल्यू मैं 1 मान लूं, 1 यूनिट, Q2 की वैल्यू भी मैं क्या मान लूं, 1 यूनिट। कितनी मान लूं, 1। ये भी 1, ये भी 1, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। ये भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसके बीच में लगने वाला, सॉरी, इसके बीच में जो दूरी है वो भी कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। अब अगर ये दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो मैं अगर F एज इट इज है, यहां पे 9 टू 10 की पावर 9
Q1 की वैल्यू मैं कितनी रखूं 1, Q2 की वैल्यू भी मैं रख रहा हूं 1 और यहां पे भी रखूंगा 1, तो इसकी पूरी वैल्यू 1 अगर हो गई तो क्या बचेगा 9 × 10⁻⁹ और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। मतलब एक कूलम वो चार्ज है जो इक्वल यूनिट चार्ज अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे तो अगर फोर्स कितना लगना स्टार्ट हो जाए 9 × 10⁻⁹, तो 9 × 10⁻⁹ कब आएगी जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन में 9 × 10⁻⁹ नहीं आ सकती है। अगर आप कोई भी और वैल्यू रखोगे तो वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन 9 × 10⁻⁹ नहीं आएगी। तो 9 × 10⁻⁹ वो कांस्टेंट की वैल्यू है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो क्या डेफिनेशन बना 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज placed at a distance of 1 meter from it, placed at a distance of 1 meter from it। अब आपको समझ में आ गया होगा ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन क्यों ले रहा है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन एक कूलम लॉ से कांस्टेंट आई थी, उस कांस्टेंट की वैल्यू थी, बाकी सब की वैल्यू हमने 1 पुट करी है और तब जाकर के F की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आई है। इसके लिए मुझे समझाना पड़ा आपको पूरा कूलम्स लॉ। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लेता है डिफाइन 1 कूलम, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड डिफाइन इट। बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ, फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज 1 कूलम, ये भी पढ़ लिया, हमें भी पता चल गया कि चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, वो भी हमने डिफाइन कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसको समझिए पहले। अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि दो बॉडी को हम रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। सपोज कीजिए इस दो बॉडी को मैंने रब किया तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अब ये लूजिंग और गेनिंग हमेशा एक इंटीजर के फॉर्म में होती है, कभी भी फ्रिक्शन के फॉर्म में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल या तो ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता कि ये 1.2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 0.5 0.8, या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा, हमेशा एक इंटीजर के फॉर्म में आएगा। आपने मैथ से पढ़ा हुआ इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कभी फ्रिक्शन में नहीं आता, पॉइंट में नहीं आता, तो हमेशा एक इंटीजर। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए और मार्केट में आप एप्पल लेने गए, तो एप्पल आप लोगे तो एप्पल हमेशा आपको एक इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। आप या तो 5 एप्पल लेके आओगे या 6 एप्पल लेके आओगे, कभी 5½ एप्पल लेके नहीं आते होगे। आप 5 हो गया, आप आधा काट के उसने और दे दिया, आधा रख लिया, क्यों, वो तो आधा उसका स्पॉइल हो जाएगा। तो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। या फिर आप कोल्ड ड्रिंक लेने के तो आप 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल इस फॉर्म में लेके आए, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल कभी भी नहीं होता कि हाँ 1 बोतल और 1 बोतल आधा खाली करके उसने दे दिया, वो हमेशा नंबर एक इंटीग्रल इंटीजर के फॉर्म में होगा, कभी भी हाँ फ्रिक्शन में नहीं होगा। उस तरह भी उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो अगर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन एटम टू अनदर एटम, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम इन इंटीजर फॉर्म, इंटीग्रल मैनर। ठीक है, तो अब बोर्ड पे फोकस कीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस यूनिट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। व्हाट इज कैपिटल Q, कैपिटल्स मींस Q मींस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ। N क्या है, इंटीजर। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। N कितना, फॉर एग्जांपल इसमें से 5 गया तो आप N की वैल्यू कितना लिखोगे 5, और E की वैल्यू आपको पता है 1.5 10⁻⁻19 कूलम, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 1.5 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन में से क्या है, और उतना उसमें पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी उसमें 1.6 10⁻⁻19 पॉजिटिव में, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसमें 1.6 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। इसको ध्यान रखना है। एक और चीज आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं नहीं लिखा पाया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी इंपॉर्टेंट है, होता है 9.1 10⁻⁻31 kg।
तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 kg। ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल इसी पे बेस है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप इसको नोट कीजिए और फिर हम करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आपसे क्वेश्चन कैसा पूछता है, बोर्ड में बहुत बड़े क्वेश्चन आया भी हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में, अगर किसी बॉडी में मैंने 1 कूलम चार्ज कर दिया है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा था, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ये फॉर्मूला आपको याद है। कैपिटल Q क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना देखा इसने? 1 कूलम। ये गिवन है ना, पहले गिवन लिखना है अपने को। गिवन क्या क्या है डाटा? 1 कूलम चार्ज दे रखा है, n नंबर ऑफ इंटीजर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो तो हमको निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब E की वैल्यू हमको पता है, क्या है भाई E की वैल्यू? E की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये पार्ट हमको गिवन था, इतना पार्ट हमको गिवन था। अब फॉर्मूला हमको पता है, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। अब कैपिटल Q की वैल्यू यहां से उठा के मैं रखा हूं 1 कूलम। n की वैल्यू मुझको पता नहीं, E की वैल्यू मुझको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना गिवन डाटा मैंने एज इट इज लिख दिया, n को यहीं रखा, बाकी को उधर लेके गया, तो 1 कूलम अपॉन 1.6 10 की पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, इतना समझ में आ गया। इसको इसके नीचे ले गए तो कूलम से कूलम क्या हो गया? कैंसिल। अब इस -19 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या आएगा? 10 की पावर +19, माइनस नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाता तो क्या होता है? +19। दिस इज 1.6। अब 10 की पावर 19 1.6 अपॉन 10 लिख सकता हूं। 1.6 को फ्रैक्शन को मैंने तोड़ दिया बाय 10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो 10, एक 10 मैंने 19 में से निकाल लिया, एक 10 मैंने 19 में से निकाल लिया, तो ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 18। कोई दिक्कत नहीं, आपने मैथ्स पढ़ा होगा। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो एक मैंने इसमें से निकाल लिया, 10 नीचे का आ गया, एक 10 मैंने इससे निकाल लिया, इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16 एज इट इज। अब 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। ये क्यों किया मैंने 100? क्योंकि 16 से नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 100 से हो जाएगा, इसलिए मैंने इससे एक 10 निकाल करके इसको 18 कर दिया था। दिस इज 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 18। अब 100 को 16 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25। अगर 6 के आगे 18 जीरो लगा दो, मतलब 625 के आगे कितना जीरो आपको लगाना है? 16 जीरो, क्योंकि 0.5 से 2 जाएगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है, क्योंकि एक कूलम चार्ज के लिए आपको इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है। अब आपका दिमाग में लग रहा होगा कि 1 कूलम इज नॉट ए ऑर्डिनरी चार्ज। 625 इंटू 10 की पावर 16 या 6.25 10 की पावर 18। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ के मत समझना है कि इंटीजर के फॉर्म में है। 6.25 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 625 इंटू 10 की पावर 16 ही आएगा। ठीक है, तो 6.25 10 की पावर 18, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बुक में भी रखा था। इसको समझाने के लिए क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज मुझको समझाना पड़ा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कंडक्टर में क्या क्या, कंडक्शन क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इस टाइप के चीज। ठीक है, हाँ देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोड ऑफ कंडक्शन, कौन सी बॉडी अलाउ करती है कंडक्टर को चार्ज को फ्लो करने के लिए, कौन सी बॉडी नहीं अलाउ करती है। जो अलाउ करती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो अलाउ नहीं करती है उसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए कि ये एक आपके पास एक मटेरियल है। इस मटेरियल के पास मैंने 2 प्लेट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे किसी भी तरह मैंने इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा। मैंने आपको बताया था मोड ऑफ चार्जिंग, आपको 3 मोड होते हैं वैसे। पहला है रबिंग, जो मैंने बताया था आपको बाय फ्रिक्शन मेथड। एक होता है कंडक्शन और एक इंडक्शन, वो आपको पढ़ना है क्लास 12 में, इसलिए मैंने कंडक्शन इंडक्शन नहीं पढ़ाया। अब रबिंग से भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो मान लीजिए मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा दिया किसी भी तरह, और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा, बिकॉज ऑफ फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर।
अगर ये मटेरियल एनी हाउ इस इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है अपने थ्रू पास होकर यहाँ तक पहुंचने के लिए, तब तो ये क्या है, कंडक्टर। मींस इट अलाउ टू चार्ज मूव थ्रू इट, ये अलाउ कर रहा है चार्ज को अपने थ्रू मूव करने के लिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी इस मटेरियल में है तो ये मटेरियल क्या है, कंडक्टर है। और अगर ये प्रॉपर्टी इस मटेरियल में नहीं है तो ये क्या है, इंसुलेटर है। तो अब बात आता है कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या इंपॉर्टेंट है। सर कंडक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है? तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बाइक दे दूं कि मैं बोलूं भाई ये बाइक लो, ये 10 सेकंड में इसकी स्पीड आ जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। विथ इन 10 सेकंड या 20 सेकंड इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर किलोमीटर। और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बस एक प्रॉब्लम है, ये रुकती नहीं है, इसमें ब्रेक नहीं है। तो क्या आप गाड़ी को चलाओगे? आप नहीं चलाओगे, बिकॉज जब गाड़ी आप रोक ही नहीं पाओगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह कंडक्टर जरूरी है उस तरह इंसुलेटर भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक इंसुलेशन होना चाहिए। जैसे आपके पास कंडक्टर है, इसके थ्रू आप एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन पे चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक इंसुलेशन होना बहुत जरूरी है जो उस चार्ज को बेकार में अनयूजुअली कहीं ट्रांसफर होने ना दे, एक लोकेशन पे पहुंच जाए। जैसे आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, उस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक रबड़ की इंसुलेशन लगी होती है। वो इंसुलेशन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है चार्ज को कहीं भी रिलीज होने से। आपकी बॉडी में भी चार्ज आ सकता है, बिकॉज योर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बेधड़क उसको उठा करके वहां से वहां ट्रांसमिट कर सकते हो, बिकॉज उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा हुआ है। तो दोनों जरूरी है, कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं कंडक्टर का क्या है। इसमें देखिए, द कंडक्टर अलाउ चार्ज पार्टिकल टू मूव इजिली, वो अलाउ करता है चार्ज पार्टिकल को अपने थ्रू मूव करने के लिए। एग्जाम्पल मेटल, कोई भी मेटल, मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, इम्प्योर वाटर इज ऑल्सो ए कंडक्टर बिकॉज उसमें आयंस होते हैं। आयंस, और आपको पता है कि सॉलिड में कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो लिक्विड में किसमें होता है, आयंस के थ्रू, इसलिए इम्प्योर वाटर इज ऑल्सो ए कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है, बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी में स्वेट निकलता है। स्वेट में क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट वाटर इज ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहां पढ़ा था बुक में, कहां देखा था, 3 इडियट में, याद है फर्स्ट सीन हॉस्टल वाला, सॉल्ट वाटर इज ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद होगा, जाके देख लेना फिर से। नेक्स्ट इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द चार्ज पार्टिकल टू मूव अक्रॉस इट। जो चार्ज पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये अलाउ ही नहीं कर रहा है इसको मूव करने के लिए, ये अलाउ ही नहीं कर रहा। अगर ये अलाउ ही नहीं करेगा तो ये क्या है, इंसुलेटर है। तो डू नॉट अलाउ चार्ज पार्टिकल टू मूव अक्रॉस इट, ये अलाउ नहीं करता है। इसका एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक हो गया, प्योर वाटर जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए इंसुलेटर, ठीक है। तो इसको छाप लीजिए, अच्छे से समझ आपने लिया है, बचपन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैंने एग्जांपल देके अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और मोड होता है वो सेमीकंडक्टर। हमने पढ़ लिया था कंडक्टर, पढ़ लिया इंसुलेटर। अब तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर तो कभी लो टेम्परेचर बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर, और हाई टेम्परेचर पे दे आप बिहेव लाइक ए कंडक्टर, ठीक है। बहुत जगह इनका यूज हो रहा है। सेमीकंडक्टर का यूज बेसिकली आप कहाँ पे देखते हो, आप सोलर पैनल्स में देखते हो। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके जितने भी आ गए, आपके पास मोबाइल्स है, आपके पास टीवी है, आपके पास लैपटॉप है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आज बड़ा बड़ा चीज बन रहा है, सब में कहाँ यूज सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये तो अलाउ करते हैं कंडक्शन, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये नहीं अलाउ करते हैं। तो कभी तो बिहेव करते हैं एज ए कंडक्टर, कभी बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर। सो इन्होंने बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया है, ठीक है, आजकल के टाइम में। तो सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है, at a cold temperature these are insulator and high temperature they are conductor। एग्जांपल इसका है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इस आपके कोर्स में इतना ही है। आपको ज्यादा पढ़ना है तो 12th में आइएगा, फिजिक्स में पूरा सेमीकंडक्टर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। पी इंजेक्शन, पियोन डायोड वगैरह सब कुछ है, वो वहां पर पढ़ा जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो ये these are the basic material required for the electronic circuit, ये बेसिक मटेरियल्स हैं। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अब अपकमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
फिर पढ़ेंगे उसकी यूनिट वोल्ट, फिर पढ़ेंगे डिफाइन 1 वोल्ट, क्योंकि हम किसी की यूनिट पढ़ रहे हैं उसका डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था चार्ज का, तो चार्ज का यूनिट थी कूलम, तो हमने डिफाइन किया व्हाट इज 1 कूलम, और 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ गया कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को उस समय नहीं था, लेकिन डिफाइन 1 कूलम 9 to 10 की पावर 9 आई कहाँ से, 9 10 to 90 जो भी है वो कहाँ से आई, तो कूलम्स लॉ से आई थी। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।